दोस्तों आज हम बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक टैक्सेशन के बारे में। टैक्सेशन हमारी फिस्कल पॉलिसी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, गवर्नमेंट की एक मेजर इनकम का सोर्स है और देश के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए टैक्सेस को प्रॉपर्ली कलेक्ट किया जाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम जानेंगे कि टैक्सेशन क्यों है, कितने तरीके के टैक्सेस होते हैं और इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है हमारी इकोनॉमी पर। राइट, टैक्सेस क्यों इंपोज किए जाते हैं? तो गवर्नमेंट टैक्सेस इंपोज करती है जिससे कि वो एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, एसेंशियल कमोडिटीज प्रोवाइड करने के लिए फंड को इकट्ठा कर सके और साथ ही साथ जो भी सर्विसेज आपको दे रही है उससे उसको उसमें और बेटरमेंट कर सके, मेंटेनेंस कर सके। जैसे कि मान लीजिए गवर्नमेंट ने एक रोड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रिपेयर किया, ठीक है, तो रोड पर टोल टैक्स लगता है। वो टोल टैक्स इसलिए लगता है जिससे कि जो रोड की मेंटेनेंस कॉस्ट है वो आपसे ही ली जाए। राइट, तो किसी भी तरीके की सर्विसेज जो आपको दी जाती हैं वो एंडलेस टाइम तक फ्लॉलेसली दी जाती रहे, उसके लिए हम टैक्स कलेक्शन करते हैं। अ वेल स्ट्रक्चर्ड टैक्स सिस्टम इज अ बून फॉर द कंट्री। मतलब जैसे कि हम देखें कि अगर जीएसटी की इंप्लीमेंटेशन से पहले अपनी टैक्स की हालत देखें तो हमारे यहां स्टेट्स अलग अलग तरीके के टैक्सेस लगाते थे। इसकी वजह से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, अगर कोई बिजनेस फर्म इंडिया में आना चाहती है और एक पर्टिकुलर स्टेट में आना चाहती है तो उसको वो हाई टैक्सेस पे करने पड़ते। राइट, अगर उसको मान लीजिए एक स्टेट से बाहर कुछ प्रोडक्ट्स भेजने हैं तो उसको उस स्टेट के टैक्स स्ट्रक्चर के बारे में भी पढ़ना पड़ता। तो हमने जो जीएसटी रिफॉर्म किया उससे क्या हुआ कि एक यूनिफाइड टैक्स स्ट्रक्चर सिस्टम बन गया हमारे देश में, जिससे कि जीएसटी एक केवल टैक्स है। और अब हमारे यहां कोई भी कंपनी बाहर से आती है, फॉरेन इन्वेस्टर आता है या हमारा कोई डोमेस्टिक इंडिविजुअल ही अपनी फर्म स्टैब्लिश करता है तो उसको अलग अलग स्टेट के टैक्सेस के बारे में नहीं जानना पड़ता है। वो आसानी से अपनी कॉस्ट को स्ट्रक्चर कर सकता है कि इतनी कॉस्ट में मैं अगर प्रोडक्ट्स को रखूंगा तो मेरे कॉस्ट कॉम्पिटिटिव रहेंगे प्रोडक्ट्स मार्केट में। राइट, टैक्स सिस्टम से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आती है, ये सोशल इक्विटी को भी प्रमोट करता है। ऑब्वियसली अगर टैक्स से होने वाली इनकम को हम प्रॉपरली इंप्लीमेंट करेंगे तो उससे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी, क्योंकि रेवेन्यू जनरेशन लगातार बढ़ता जाता है। इंडिया में आज बहुत बड़ा सेक्टर इनफॉर्मली वर्क कर रहा है, उस इनफॉर्मल वर्क की वजह से हम कम टैक्स कलेक्ट कर पाते हैं एक्चुअली। साथ ही साथ हमारे यहां मार्जिनल ग्रुप बहुत ज्यादा है जिसकी इनकम टैक्सेबल इनकम से काफी कम होती है, इस वजह से भी हमारे यहां टैक्स ज्यादा कलेक्ट नहीं होता है। साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है एग्रीकल्चरल सेक्टर, जिसपे कि कोई भी टैक्स इंपोज नहीं किया जाता है। मतलब एग्रीकल्चरल इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाता है, जिसकी वजह से इंडिया में टैक्स कलेक्शन वैसे ही कम होता है। राइट, तो इससे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आती है, साथ ही साथ ये सोशल इक्विटी को भी प्रमोट करता है। टैक्स अगर प्रोग्रेसिव हो इन नेचर, जैसे कि आप अगर कम कमाते हैं तो आप पर कम टैक्स लगेगा, अगर आप ज्यादा कमाते हैं तो आप पर ज्यादा टैक्स इंपोज किया जाएगा। तो आखिरकार ज्यादा कमाने वाले लोगों से ज्यादा टैक्स लिया जा रहा है और उसको खर्च कहां किया जा रहा है? उसको खर्च किया जा रहा है ऐसे लोगों पर जो या तो नहीं कमा पा रहे हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, या फिर बहुत कम कमा पा रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन के भी काम आता है टैक्स स्ट्रक्चर। तो ये सोशल इक्विटी को भी प्रमोट करता है। If it is designed as a progressive tax structure, it reduces income inequality. Right? Then, what is the difference between direct tax and indirect tax? हमें ये पता है कि डायरेक्ट टैक्स जो होता है, जो मान लीजिए कि आप कमा रहे हो तो आप पर ही टैक्स का बर्डन आएगा, आप अपने टैक्स के बर्डन को शिफ्ट नहीं कर सकते हो। बट इनडायरेक्ट टैक्स में टैक्स बर्डन को आप हमेशा शिफ्ट कर सकते हो। ठीक है, तो डिफरेंसेस हमने यहां पर कोट किए हुए हैं कि लायबिलिटी किसके ऊपर है। लायबिलिटी या बर्डन जो है, दो टर्म है। लायबिलिटी इज इंपैक्ट ऑफ टैक्स एंड बर्डन इज इंसिडेंस ऑफ टैक्स। तो लायबिलिटी एक इंसान पर हो सकती है, बट डायरेक्ट टैक्स उस पर लायबिलिटी भी उसी इंसान पर होगी और बर्डन भी उसी इंसान पर होगा। मतलब लायबिलिटी का मतलब है कि आप पर इंपैक्ट हुआ टैक्स का। ठीक है, बर्डन आप शिफ्ट कर सकते हो इनडायरेक्ट टैक्स में। ठीक, तो यहां पर लायबिलिटी इंपैक्ट ऑफ टैक्स जो है वो आपके ऊपर है, बट इसको आप क्या कर सकते हो? कंज्यूमर पर शिफ्ट कर सकते हो। ठीक, द बर्डन ऑफ पेइंग द टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड हियर, द बर्डन ऑफ पेइंग द टैक्सेस कैन बी शिफ्टेड। लायबिलिटी इज डिफरेंट एंड इंसिडेंस और बर्डन इज डिफरेंट। ठीक, पेमेंट it is paid entirely by the taxpayer directly to the government. Right? अगर हम इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करें तो इट इज पेड बाय द एंड कंज्यूमर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जिसने भी लास्ट में कंज्यूम किया है, फाइनल कंजम्पशन जहां पर हुआ है, तो इनडायरेक्ट टैक्स वहां पर ही पे किया जाएगा। कंजम्पशन बेस्ड टैक्स होते हैं ये। ठीक, साथ ही साथ अगर हम कॉस्ट ऑफ कलेक्शन की बात करें तो यहां पर हाई एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट होती है, कलेक्शन की कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या वेल्थ टैक्स या फिर कॉर्पोरेशन टैक्स जो है उन पर एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन ज्यादा होता है। यहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जो है जीएसटी कलेक्शन की या अदर
जितने भी हमारे एक्साइज ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटी है, उनकी कॉस्ट बहुत कम होती है क्योंकि अपने आप गवर्नमेंट के पास चला जाता है। ठीक, देन नेचर क्या है, इन केस ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यूजुअली द टैक्स रेट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन इनकम। ठीक है, तो जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है एक इंडिविजुअल की, वैसे वैसे डायरेक्ट टैक्स का उसके ऊपर बर्डन बढ़ता जाता है। बट दूसरी तरफ अगर हम देखें तो दे इन केस ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्सेस द टैक्स रेट इज सेम फॉर ऑल, क्योंकि ये वैल्यू पर बेस्ड टैक्स है। ठीक है, तो इसलिए वो सेम ही रहता है हमेशा। ठीक है, अगर इन एग्जांपल्स की बात करें तो इनकम टैक्स और कॉर्पोरेशन टैक्स इसमें आते हैं। इधर इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करें तो एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी और जीएसटी हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस में आते हैं। राइट, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन क्या होता है? प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है कि मतलब जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी, इफ यू बिलोंग टू हायर इनकम लेवल्स यू विल हैव टू पे मोर टैक्सेस। राइट, यहां पर हम इसको देखते हैं कि अगर एक इंसान 10,000 रुपए कमा रहा है और 10% टैक्स रेट है तो 1,000 रुपए टैक्स अमाउंट हमें दे रहा है। ठीक, अगर वो 1,00,000 रुपए कमा रहा है तो उसके ऊपर अपने आप टैक्स का बर्डन बढ़ जाएगा एंड इट विल बिकम 20%। ठीक है, तो हम उससे ज्यादा टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। व्हाट इज रिग्रेसिव टैक्सेशन? रिग्रेसिव टैक्सेशन का मतलब है कि जो हमारा टैक्स रेट है वो घटता जा रहा है, जैसे जैसे इनकम लेवल्स बढ़ रहे हैं उसके हिसाब से ही टैक्स कलेक्शन और टैक्स रेट घटता चला जा रहा है। ठीक है, तो इंडिया इनकम टैक्स के मामले में प्रोग्रेसिव टैक्सेशन को फॉलो करता है। बट अगर हम देखें तो हमारे यहां जो जीएसटी है या हम इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करें तो इनडायरेक्ट टैक्सेस आर जनरली रिग्रेसिव इन नेचर। दे आर रिग्रेसिव क्योंकि उनका बर्डन, मान लीजिए जीएसटी है तो आपको किसी एक पर्टिकुलर जगह पर गए, आपने कोई फैसिलिटी एंजॉय करी तो आपको भी 10%, आपको भी 12% और 18% देना पड़ेगा। और अगर कोई बहुत रिच इंडिविजुअल आ गया, मान लीजिए कि अंबानी के बच्चे आ गए, ठीक है, और उन्होंने भी वो फैसिलिटी एंजॉय करी तो उनको भी 12 और 18% ही देना पड़ेगा। मतलब कि वो लोग इतने रिच हैं तो ऐसा नहीं है कि उनसे ज्यादा टैक्सेस को हम ले सकते हैं, तो दे आर रिग्रेसिव फॉर द पुअर बेसिकली। तो रिग्रेसिव टैक्सेशन इज अ मेथड ऑफ टैक्सेशन इन विच द टैक्स रेट डिक्रीजेस एज द टैक्सेबल अमाउंट इंक्रीजेस। ठीक है, प्रोपोर्शन में। ठीक, देन प्रोपोर्शनल टैक्सेशन मतलब जितना आपकी इनकम बढ़ती जाएगी उतना ज्यादा टैक्स बढ़ता जाएगा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्लैट टैक्सेशन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्लैट टैक्सेशन। ठीक है, जैसे कि इनकम अगर आपकी $1,000 है तो आपका अमाउंट ऑफ टैक्स आपसे $200 लिया जाएगा, $200 लिया जाएगा। और अगर $2,000 हो जाएगी तो आपसे $400 के हिसाब से प्रोपोर्शनल टैक्स लिया जाएगा। दैट इज प्रोपोर्शनल टैक्सेशन और फ्लैट टैक्सेशन। ठीक है, ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में दिखाया जाएगा। डिग्रेसिव टैक्सेशन मतलब एक लिमिट तक तो ये बढ़ेगा बट उसके बाद प्लेट्यू टॉप हो जाएगा, उसके बाद टेबल टॉप हो जाएगा, वेयर द टैक्स रेट इनिशियली इंक्रीजेस with income up to a margin, up to a certain point, after which it either remains constant or decreases. ठीक है, तो या तो वो इनकम बराबर रहेगी या तो नीचे आने लगेगी। ठीक है, इंडिया में लगातार हम देखते आ रहे हैं कि हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशियो जो है वो बढ़ता जा रहा है। इसका क्या मतलब है? कि इसका मतलब है कि हमारे यहां जो जीएसटी कलेक्शन है या इनकम टैक्स का कलेक्शन है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। ज्यादा लोग टैक्स देने वाले बन रहे हैं, टैक्स पेइंग लोग बढ़ रहे हैं, मतलब टैक्स का बेस बढ़ रहा है, विच इज अ गुड साइन। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं टैक्स बायंसी। राइट, अब कुछ और देख लेते हैं तरीके, जैसे कि एड वैलोरम टैक्स क्या होता है? एड वैलोरम टैक्स वैल्यू पर, किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यू पर हमेशा डिसाइड किया जाता है, जैसे कि प्रॉपर्टी टैक्स, जीएसटी एंड सेल टैक्स। ठीक है, तो वैल्यू पर, मान लीजिए आप 100 रुपए की कोई चीज खरीदते हो, उस पर 5% जीएसटी है तो आपको 5 रुपए जीएसटी देना पड़ेगा। ठीक है, द टैक्स इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज जीएसटी इन इंडिया। 5 टैक्स रेट्स आर देयर, 0, 5, 12, 18 एंड 28%। ठीक, दूसरी तरफ है स्पेसिफिक टैक्स। जैसे आपने देखा होगा कि पर्टिकुलर आपने कोई व्हीकल खरीदा, ठीक है, और उस व्हीकल का एक साइज है, उस लिमोजीन है या कुछ है, तो उस पर अलग से टैक्स लगता है। दैट इज स्पेसिफिक टैक्स, कि मतलब एक व्हीकल की लंबाई पर, ठीक है, कि वो कितना स्पेस घेर रही है उस पर, ठीक, तो उसके डिजाइन पर, उसके नेचर पर जो टैक्स लगता है, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक टैक्स। इट इज अ फिक्स्ड अमाउंट टैक्स बेस्ड ऑन द क्वांटिटी ऑफ यूनिट सोल्ड एज वेल। ठीक है, तो क्वांटिटी पर भी ये टैक्स लगता है, जैसे कि एक्साइज ड्यूटी ऑन पेट्रोल, कि कितनी यूनिट बेची गई। ठीक, देन टैक्स टू जीडीपी रेशियो, इससे हमें पता चलता है कि भाई अब टैक्स टू जीडीपी रेशियो जो है एक मेजर इंडिकेटर बन गया है हमारे बजट में भी। ठीक है, तो हमें उसको शो करना पड़ता है इन द परसेंटेज फॉर्म। राइट, जो एफआरबीएम एक्ट आया तो उसमें ये मैंडेट किया गया कि भाई अब हमें टैक्स टू जीडीपी रेशियो मेंशन करना पड़ेगा हर एक बजट डॉक्यूमेंट में, गवर्नमेंट को ये करना पड़ेगा। ठीक है, और भी 3 इंडिकेटर्स हैं, उसको मैं बाद में बताऊंगा या आप कमेंट कर सकते हो।
ठीक है, ये कौन से 3 और इंडिकेटर्स हैं जिनको हमें बजट में मेंशन करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू एफआरबीएम, राइट। तो टैक्स टू जीडीपी रेशियो ये है कि भाई हमारी जीडीपी में जितना वैल्यू एडिशन हुआ उस पर टैक्स कलेक्शन कितना हुआ, राइट। दैट इज टैक्स टू जीडीपी रेशियो दैट कंपेयर्स द कंट्रीज टोटल टैक्स रेवेन्यू टू इट्स जीडीपी वैल्यू एडिशन। इट प्रोवाइड्स एन इंडिकेशन ऑफ द गवर्नमेंट्स एबिलिटी टू जनरेट रेवेन्यू रिलेटिव टू द साइज ऑफ द इकोनॉमी। अगर हम बात करें ओईसीडी कंट्रीज की, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, दीज आर जनरली रिच इकोनॉमीज, तो इनका जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो है दैट इज मोर देन 35%। 35% से ज्यादा टैक्स कलेक्शन करती है अपनी जीडीपी का, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी वीक है, क्योंकि हम केवल और केवल 11.7% ही टैक्स कलेक्शन कर पाते हैं अपनी जीडीपी का। थोड़ा सा टैक्स रेवेन्यू के मामले में हमारी इकोनॉमी वीकर पार्ट में आती है, तो हमें इसको लगातार इंप्रोवाइज करना है, ठीक। इट इज एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज ऑफ द जीडीपी। India's tax to GDP ratio is expected to reach 11.7% in 2024-25 because लगातार हमारा जीएसटी की वजह से और इनकम टैक्स का जो हमने इनकम टैक्स की फाइलिंग को हमने इजी बनाया है, प्लस जीएसटी को इंप्लीमेंट किया है। इससे क्या हो रहा है, धीरे धीरे टैक्स बढ़ता जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स देना चाह रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर अब अवेयरनेस आ रही है कि भाई टैक्स भरने के क्या क्या फायदे हैं, आपको आसानी से क्रेडिट मिल जाता है, ठीक, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फायदे आते हैं उसमें, ठीक। आपके साथ अच्छा सलूक किया जाता है। समहाउ अगर कभी गलती से भी आपसे कोई क्राइम हो जाता है, कुछ भी गलती हो जाती है, इफ यू आर अक्यूज्ड, इवन इफ यू हैव नॉट कमिटेड द क्राइम, इफ यू आर ओनली एलिज्ड क्रिमिनल, तो भी आपके साथ अच्छा बिहेवियर रखती है पुलिस, ठीक है, कभी भी आपके साथ गलत तरीके से बिहेव नहीं करती है, बिकॉज यू हैव बीन द टैक्स पेयर ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो यहां पे देखिए 11.9% तक हम गए थे 2018-19 पर, बट उसके बाद कोविड आने की वजह से लगातार टैक्स कलेक्शन थोड़ा सा घट गया है, ठीक है। बट अगेन हम देखेंगे कि इसमें आगे चल करके शार्प राइज हमें देखने को मिलेगा। सो दिस वाज आवर डिस्कशन रिगार्डिंग टैक्सेशन। ऐसे और भी वीडियोस लगातार हम लाते रहेंगे, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन को कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में करवाया जा सके। थैंक यू सो मच।